हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइज 1813 तक के चार्टर अधिनियम का वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट होगा चार्टर अधिनियम 1833। 1813 से भारत के आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता से चीज़ें कनेक्ट होती हैं, एग्ज़ाम के व्यू से भी कनेक्ट होती हैं, तो 1813 से देखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। सो अगर आपको लगता है कि कंटेंट रिलेवेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं चार्टर अधिनियम 1833। ओके, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन के साथ चाय के व्यापार करने के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उस पर केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। क्लियर। 1813 में देखेंगे कि वहाँ पर एकाधिकार चीनी, ठीक है, और चाय के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ इनका अपवाद स्वरूप दो एकाधिकार इनका स्वतंत्र छोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ें ख़त्म की गई हैं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है। सो मैं क्लियर कर दी, आप वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे भी क्लियर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्व पर कंपनी के एकाधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया, हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यहीं से कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया, हालांकि एक अवेयरनेस के लिए। ठीक है। ये जो चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाए। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अगर 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से आप एक या 2 या 3 ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि यार नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है, गलत दिया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, तो भी आपको सही आंसर नहीं पता है, तो भी आप वहाँ पे करेक्ट मारोगे। सिंपल सी बात है कि 3 अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एक जो बचा वो सही ऑप्शन होगा ना। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हालांकि आपका अपना व्यू जो होगा उसको आप कंटिन्यू रखिए। ओके। इस एक्ट के अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की गई तथा एलन बरो द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको अब मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका नोट्स कर लेना है आप। एलन बेरो के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ओके। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ओके। ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। ओके। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिस सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। गाइज यहाँ पर जो ये है ना कि विधान परिषद, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ये चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है।
ओके, हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम जो है 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। ओके, भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट है हमारा, इसको देखते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। आप अगर वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं वहाँ पर एक चार्ट बनाया हूँ, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे, ठीक है, और क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अंतर्गत टोटल 6 एक्ट आए थे और क्राउन के अंतर्गत टोटल 7 एक्ट आए थे। तो आप अगर वहाँ से वीडियो को कनेक्ट करेंगे तो शायद ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, और वहाँ से अगर खुद को कनेक्ट करेंगे तो ये क्लियरिफिकेशन आगे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, सो मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1858, इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद नाम परिवर्तन करके भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भारत के कौन थे, तो वह हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप प्लीज़ इसको नोट करते रहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया तथा इनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। ठीक है, जो ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसलिए ये अधिनियम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से रेगुलेटरी का काम करते थे पिछले एक्टों में। ठीक है, अब सारा का सारा इनका जो कंट्रोल है वो भारत सचिव को दे दिया गया, और जो गवर्नर जनरल उनको वायसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1858। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना है, इसलिए अधिनियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यस, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हो जाना है। मैं यहाँ पे आई लिख दिया, इसका मतलब आप इम्पोर्टेंट समझ लेना। ओके, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, यद्यपि अब उन्हें भी मत देने का अधिकार नहीं था। ओके, ये बहस कर सकते थे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के जब आप सिविल सर्विस का जो प्रिलिमिनरी पेपर होता है उसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन उठ चुका है। हालांकि उनका जो टर्मिनोलॉजी होता है पूछने का, हर बार एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है, कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, यद्यपि उन्हें लेकिन मत करने का अधिकार नहीं था। किसमें था वो? भारत परिषद अधिनियम 1892। ओके, केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी। इनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है एक जानकारी के लिए। ओके,
नेक्स्ट हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्ले लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत सचिव तथा मिंटो वायसराय थे। क्लियर? इसलिए मार्ले मिंटो, जो लॉर्ड मार्ले थे वो सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, तो मार्ले मिंटो इसको कहा भी जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया। जो जातिवाद चुनाव पद्धति, जातिवाद इलेक्शंस भारत में शुरू हुआ, उसके अगर कोई जन्मदाता हैं भारत में तो मार्ले मिंटो सुधार ही जन्मदाता है। यहाँ से उन्होंने पृथक्करण की नीति अपनाई, अलगाव की नीति अपनाई, आपस में मतभेद पैदा करने की नीति अपनाई। यही ये दो महापुरुष, जिसको कह सकते हैं आप, ये दो महापुरुष ऐसे भारत में उस समय थे, क्राउन के द्वारा यहाँ पर आधिकारिक पद पे थे, जिन्होंने आज जो खामियाजा भारत भुगत रहा है ना, इन्हीं दोनों के पा करके आज ये हुआ है कि ये जो पृथक्करण की पद्धति इन्होंने अपनाया, आज इन्हीं का पूरा देन है। हालांकि मैं उस पर नहीं जाता हूँ, खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। बस आप इतना जानिए कि भारत में पृथक्करण की नीति, पृथक्करण जातिवाद के बेस पे चुनाव करने की जो नीति अपनाई गई, मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909। ठीक है, इसको याद रखना। बजट पर चर्चा करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यद्यपि मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। हाँ, सच है कि रिपीट नहीं करते, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बातें ये पूछेंगे, थोड़ी टर्मिनोलॉजी ये चेंज करके पूछते हैं। अब ये सीधे सीधे नहीं पूछेंगे कि भारत का वो कौन सा व्यक्ति था जो वायसराय की कार्य परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य था। नाम बहुत सारे दे देगा, बिल्कुल सीधा नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा वो कंप्रहेंसिव टाइप से पूछ लेते हैं। ठीक है, इनके योगदानों को पूछ लेगा कि इन्होंने क्या कार्य किया था, कैसे। थोड़ा ये हल्का सा टर्म पता होना चाहिए, ताकि बाकी जो ऑप्शन है उनको आप मतलब आप और ना, जैसे अगर ये नाम पता है आपको तो एलिमिनेट कर सकते हो जो अनदर ऑप्शंस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो चुका है, हालांकि मैं देखा नहीं इसको। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। ओके, इसको देख लेते हैं। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। क्लियर? प्रांतीय विषयों के दो भाग, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हालांकि एग्जाम में नहीं आता, बट ये आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसको क्लियर करने के लिए पता होना चाहिए कि आरक्षित विषय कौन थे और हस्तांतरित विषय कौन थे। देखिए, आरक्षित विषय में जो है राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस इत्यादि, ये हैं आपके आरक्षित। ठीक है। हस्तांतरित में विषय क्या है? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। क्लियर? अभी वहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पृथक चुनाव था। ठीक है। पार्लियामेंटों में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हैं, यहाँ पर इन्होंने मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए भी इन्होंने पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया। ओके। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रिप्स मिशन 1942। भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य
के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते हैं। ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्लियर। हालांकि इसमें 2-3 अशुद्धियाँ थी। पहला ये था कि जो मुस्लिम समुदाय का डिमांड था एक पृथक पाकिस्तान का, भारत के भूभाग में पृथक पाकिस्तान का, उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं था। ये बिल्कुल साफ साफ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आपको एक क्लियर पूरा प्रॉपर पृथक पाकिस्तान बना के दे रहे हैं। दूसरा, जो हिंदू समुदाय था उसमें सबसे बड़ा ये दुविधा की बातें थी कि इन्होंने जो बोला था कि जो देशी राज्य चाहे वो अपना पृथक एक राज्य बना सकते हैं, किसी में नहीं मिलना चाहे वो, ना भारत में मिलना चाहे ना पाकिस्तान में मिलना चाहे, अपना पृथक एक राज्य में, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं था। यानी कि एक ही भारत में कई सारे भारत बन जाएं, ये इनका प्लान था। सो ये एक्सेप्ट दोनों साइड से नहीं किया गया। आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल, भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है वेवल योजना। हालांकि ये मैंने आपको स्टेज से बताया क्योंकि मुझे ये चीज़ें मतलब मैं पढ़ा हूँ, इस पे ये चीज़ें मेंशन है, तो मैंने बता दिया आपको कि ये सब सारे कारण थे। तो अगर आपको इतना भी ओवरव्यू पता है तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। वेवल योजना 1945। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था। ओके। योजना में कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। फलतः वेवल योजना विफल रही। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्स मिशन है 1942, ओके, और वेवल योजना 1945, ये दोनों असफल रहे क्योंकि कांग्रेस और जो हमारे मुस्लिम लीग हैं वो दोनों ने स्वीकार कर दी, क्योंकि इन दोनों की डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी इनके इच्छा के अनुसार। ओके। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन 1945। 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन, ये जो शिमला सम्मेलन है, ठीक है, इसका प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है, 22 प्रतिनिधिमंडलों का जो नेतृत्व किया, उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद था इनका नाम। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा। ओके। सो ये रहा शिमला सम्मेलन 1945। सो गाइज, आई होप कि आपको कंटेंट अच्छे लगे, एग्ज़ाम की व्यू से आपको रिलेवेंट लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।